कहते हैं कि हर एक्शन का कुछ ना कुछ तो रिएक्शन जरूर होता है, और ऐसा ही रिएक्शन पॉलिटिक्स में दिख रहा है, क्योंकि हार पर हार के बाद अब कांग्रेस पर चौतरफा वार शुरू हो गया है और विपक्षी गठबंधन में दरार भी साफ साफ देखी और पड़ी जा सकती है। टीएमसी ने खुलकर कांग्रेस की टॉप लीडरशिप पर सवाल उठा दिए हैं और खुद ममता बनर्जी ने विपक्षी अलायंस को लीड करने का एक संदेश भी दिया है, और कई विपक्षी दल चाहते हैं कि ममता बनर्जी से लीड करें। इसके बाद उद्धव गुट, शरद पवार गुट, समाजवादी पार्टी ममता बनर्जी के समर्थन में दिख रहे हैं, तो कांग्रेस भी अपने बयानों से ममता बनर्जी को लगातार पॉलिटिकली टारगेट कर रही है। लेकिन इसी बीच बीजेपी ने सोनिया गांधी पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस को घेर लिया है। बीजेपी का आरोप है कि सोनिया गांधी एक ऐसी संस्था की को फाउंडर है जिसकी फंडिंग भारत का विरोधी जॉर्ज सोरोस, यानी जो भारत में हमेशा दिक्कतें पैदा करना चाहता है, जॉर्ज सोरोस कांग्रेस पार्टी के घर से बाहर तक घिरती हुई दिख रही है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि एक के बाद एक हार झेल रही कांग्रेस सियासी तौर पर पॉलिटिकली साइडलाइन होती जा रही है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस, क्योंकि समाजवादी पार्टी के एक नेता ने कहा है कि राहुल गांधी की उम्र तो 55 की है लेकिन हरकतें बचपन की हैं। आईपी सिंह ने ऐसा कह दिया है। तो चुनाव में हार, विपक्ष में दरार, आज आर पार में बहुत बड़ा खुलासा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ये रिपोर्ट आया है, देखिए यही बोल रहा हूं। शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस बीजेपी को लगातार घेरने में जुटी थी, लेकिन तभी पूरा सियासी सीन ही बदल गया, क्योंकि बीजेपी आरोप लगा रही है कि भारत और मोदी विरोधी जॉर्ज सोरेस की कंपनी का सोनिया गांधी से कनेक्शन है। बीजेपी कह रही है कि एफडीएल एपी नाम की संस्था को जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन से फंड मिलता है और सोनिया गांधी एफडीएल एपी की को फाउंडर हैं। एफडीएल एपी कश्मीर को भारत से अलग बताता है। एफडीएल एपी जॉर्ज सोरोस से मिले फंड का भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ये रिपोर्ट आया है कि कांग्रेस के सीनियर लीडर का जॉर्ज सोरोस से संबंध है। इसको तो जरूर इस पर एक डिबेट होना चाहिए। जो मेंबर इस हाउस में प्रेजेंट नहीं है वो ऐसे उठाना ये गलत है। कौन सा मेंबर? विच मेंबर? कौन सा मेंबर? हमारी तरफ से सदन के किसी सदस्य का नाम नहीं लिया गया है। यदि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने बोला है तो इसका अर्थ होता है कि उन्होंने स्वतः स्वीकार किया है कि जो सदन के अनुपस्थित सदस्य उनमें से कोई है। इसके बाद बीजेपी ने खुलकर सोनिया गांधी का नाम ले लिया। जॉर्ज सोरेस जा रहे सोनिया गांधी जी का अखबारों में आ रहा है, फ्रेंच अखबार में आ रहा है। सोनिया जॉर्ज सोरेस का क्या संबंध है? राहुल गांधी का क्या संबंध है? जी हल्ला कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, और एक फर्जी विषय पे, वो कोई विषय ही नहीं, किसी के पास कोई प्रमाण नहीं, कुछ नहीं। लेकिन कांग्रेस की मुसीबत इतनी ही नहीं है। ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन को लीड करने का संकेत दिया तो कई विपक्षी नेता उनके समर्थन में खड़े हो गए। আমি তো একটা ইন্ডিয়া অ্যালায়েন্স তৈরি করে দিয়েছিলাম, রাখতে পারছেন না তা আমি কি করব? আই এম নট লিডিং দ্যাট ফ্রন্ট, যে আমি এখানে বসেও আমি কিন্তু এটা চালিয়ে দিতে পারি। नहीं, राहुल गांधी तो अब भी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं। No, Mamta Didi is absolute integral part of the India Alliance. She is one of the tall leaders of India. उनकी पार्टी बंगाल तक सीमित है, वो कोई नेशनल परिप्रेक्ष्य में उनकी पार्टी और उनका व्यक्तित्व अभी उतना बड़ा नहीं है। इस बीच आज संसद भवन में राहुल गांधी ने पॉलिटिकल मिमिक्री शो का आयोजन भी किया। आजकल क्या हो रहा है भाई? आजकल मैं जो भी बोलता हूँ ये करता है। अच्छा, मेरे लिए करता है। आप क्या क्या बोल रहे हो? मैं कुछ भी चाहता हूँ। क्या चाहते हो आप? कुछ भी पोर्ट चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए। तो आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कांग्रेस घर से बाहर तक चौतरफा घिर चुकी है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। घर से बाहर तक चौतरफा फंसी कांग्रेस का विश्लेषण देखिए। तथ्य नंबर 1, हार पर हार के बाद सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पर सवाल उठाया। अखिलेश यादव ने एक इंटरव्यू में कहा कि कांग्रेस समाप्त हो चुकी है, कांग्रेस इज फिनिश्ड। दूसरा तथ्य, इसके बाद ममता बनर्जी ने विपक्षी गठबंधन को लीड करने का दावा ठोक दिया है। ममता बनर्जी ने हमारे इंटरव्यू में कहा कि मैं लीड करने के लिए तैयार हूं। इसके बाद तीसरा बड़ा तथ्य जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है,
समाजवादी पार्टी, शरद पवार, उद्धव गुट ममता बनर्जी के समर्थन में उतरे हैं। यानी विपक्षी नेता के तौर पर राहुल गांधी फिट नहीं है, यह कह रहे हैं इनडायरेक्टली डायरेक्टली। और अखिलेश का साथ ममता के साथ है, ममता बनर्जी के वो साथ है। और अखिलेश यादव और ममता बनर्जी के बहुत करीबी पॉलिटिकल रिश्ते हैं। मुलायम सिंह यादव के साथ भी ममता बनर्जी के पॉलिटिकल रिश्ते रहे हैं। बढ़ता हूं मैं चौथे तथ्य की तरफ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए आज प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने समर्थन कर दिया है और आईपी सिंह ने भी अटैक किया है कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस बोली ममता बनर्जी का राष्ट्रीय स्तर वाला कद नहीं है, ममता बनर्जी की भी पॉलिटिकल हैसियत राष्ट्रीय स्तर की नहीं है, यह कांग्रेस के बड़े नेता ने बोला है। अब पांचवा बड़ा तथ्य, जो कि है बीजेपी का आरोप, भारत विरोधी जॉर्ज सोरोस की फंडिंग वाली संस्था के साथ सोनिया गांधी जुड़ी है। और जॉर्ज सोरोस भारत में सीए के विरोध में प्रदर्शन हो, किसानों का प्रदर्शन हो, उन सब में परोक्ष रूप से या फिर अपरोक्ष रूप से शामिल रहता है, यह भी आरोप है। आइए आज का बड़ा प्रश्न क्या है, बड़ा सवाल यह है, हार पर हार और सोरोस वाला वार कांग्रेस पर भारी पड़ने वाला है। और मेरे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, जिन्होंने राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाया, और जब आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला वो नेत्री वहां नहीं थी तो उस मुद्दे को कैच करा। आनंद दुबे है मेरे साथ इस चर्चा के अंदर, शिवसेना उभाटा के, जिनकी तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से भी यह हुआ है कि कांग्रेस के साथ जाकर हम फंस गए हैं। और मेरे साथ महत्वपूर्ण मेहमान है आज तौसीफ खान, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, ममता बनर्जी की पैरवी कर रहे हैं। और मेरे साथ अनुराग भदौरिया हैं, डॉक्टर अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। मैं सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी आपका रुख करता हूं। देखिए, एक तो जॉर्ज सोरोस का मामला है, दूसरा है कि ममता बनर्जी अलायंस को लीड करें, और सपा के नेता, टॉलेस्ट लीडर अखिलेश यादव जी कह चुके हैं कि कांग्रेस तो समाप्त हो चुकी है। आईपी सिंह, जो अखिलेश जी के बेहद करीबी है, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी की उम्र तो 55 की है लेकिन काम बचपन के हैं। देखिए, इस समय संसद में जो स्थिति दिखाई पड़ रही है, एक बात बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी जो क्षेत्रीय दलों के कंधे पर चढ़कर लोकसभा में एक भ्रामक नैरेटिव के द्वारा पिछली बार के मुकाबले बेहतर सफलता प्राप्त करने में सफल हुई। मैं इसलिए कहूंगा कि इस बार वो ऑफिशियली संवैधानिक दृष्टि से नेता प्रतिपक्ष लायक सीटें लाने में सफल रहे। उसके बाद उन्होंने एक ऐसा वातावरण बनाया जैसे कि सब कुछ वही हीरो हैं और बाकी सब तो कुछ नहीं है। और मुझे लगता है कि एनडीए गठबंधन के सभी सहयोगी दलों को इस बात का आभास हुआ और उन्होंने अपनी अपरिपक्वता से, या मान लीजिए जो भी कहा गया है, वो उससे बिल्कुल साफ कर दिया। या मैं दूसरे शब्दों में कहूं अमित जी, ये इंडी गठबंधन का एक कोर पॉइंट था, एक फैक्टर था जिससे सारा इंडी गठबंधन एक हुआ था, वो था एम फैक्टर। उस एम फैक्टर के चक्कर में ही प्रतिस्पर्धा भयंकर हो गई सारे दलों में। वो एम फैक्टर से हमारा मतलब है मोदी फैक्टर, जिसको ये लोग लड़ने के लिए आए थे। वैसे मैं अमित जी ये भी कहूंगा कि आपके लाखों दर्शक जो देख रहे होंगे, अगर वो उसका एम का कोई दूसरा फैक्टर भी समझ रहे होंगे तो मुझे उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक के ऊपर पूर्ण विश्वास है। मगर उस फैक्टर की वजह से ही इंडी गठबंधन में ऐसी प्रतिस्पर्धा हो गई कि कांग्रेस को लगा कि अब तो मैंने पूरा ही कब्जा कर लेंगे, जिसे यूपी बिहार की भाषा में कहते हैं छेकाए लेंगे। तो उसको देखकर सारे लोगों के मन में संदेह उत्पन्न हो गया। परंतु यहां एक बात और भी बड़ी गंभीर है। जॉर्ज सोरोस का विषय इसलिए आज इतना गंभीर है क्योंकि भारत के इतिहास में आज तक आजादी के बाद का कोई एक चुनाव बताएं जहां पर कि किसी विदेश में बैठे हुए धन कुबेर ने ओपनली कहा हो कि मैंने $1 बिलियन रखा है मोदी जी की सरकार को हटाने के लिए। मुझे लगता है ऐसा कभी नहीं हुआ है। और इस चुनाव में मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, बहुत से लोग भूल गए होंगे, विदेश की खबर नहीं, फॉरेन की एक गवर्नमेंट ने, रशियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि भारत के चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप किया जा रहा है। व्हाइट हाउस ने उसका खंडन किया। ऐसा कोई चुनाव हुआ हो 52 से आज तक? बिल्कुल आपकी बात सही है। डीप स्टेट चाहती थी कि मोदी चुनाव भारत में ना जीते, भारत डिस्टेबलाइज हो, और ऐसा कई आर्टिकल्स के जरिए प्रस्तुत हो चुका है, कई लेख इस पे लिखे जा चुके हैं। डीप स्टेट नहीं चाहती थी, डीप स्टेट चाहती थी कि बांग्लादेश डिस्टेबलाइज हो, डीप स्टेट चाहती है भारत डिस्टेबलाइज हो, जो कि जॉर्ज सोरोस है। और जॉर्ज सोरोस परोक्ष अपरोक्ष रूप से किसकी मदद कर रहा है भारत के अंदर, यह वाकई बहुत चिंता का विषय है और देश के कोटि कोटि लोगों के लिए चिंता का विषय है। एक बहुत बड़ा वर्ग जाता है कि भारत डिस्टेबलाइज हो। लेकिन मैं अभी सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट मुद्दे पर आता हूं। राहुल गांधी अब भी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं है। कांग्रेस इज द लूजर।
कांग्रेस जो है समाप्त हो चुकी है, अखिलेश यादव कह रहे हैं। इसके अलावा आईपी सिंह कह रहे हैं कि उम्र 55 की, काम बचपन के। ममता बनर्जी कह रही है कि मैं तैयार हूं विपक्षी अलायंस को टेक ओवर करने के लिए। इसके अलावा अबू आजमी ने क्या बोला है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तहसीन पूनावाला, कल तक जिनको आप कंधों में ढो रहे थे, आज वो कांग्रेस पार्टी को चिमटे से छूना नहीं चाह रहे हैं। आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं। दो चीज में बड़े निरंतर से कहना चाहता हूँ माननीय सुधांशु जी को, दो चीजों का मैं उत्तर देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये इस मुल्क की सियासत का दुर्भाग्य है कि विपक्ष और सरकार, हुकूमत में जो है सुधांशु जी की पार्टी और विपक्ष, ये दोनों पार्लियामेंट को चलने नहीं देना चाहते। मैं विपक्ष का सपोर्टर हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी का सपोर्टर हूँ। तो विपक्ष में माननीय सुधांशु जी जॉर्ज सोरोस को ले आएगी, कहेगी जॉर्ज सोरोस के साथ मिले, वो दूसरे उद्योगपति को लेगी। पहली बार इस मुल्क के हुकूमत में हो रहा है कि वर्तमान सरकार जो है वो डिबेट से भागे, और विपक्ष भी डिबेट नहीं करना चाहते, पार्लियामेंट चलने नहीं दे। आप परसों का उदाहरण देख लिए, 50,000 मेरे जो सवाल मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर एक 90 साल के व्यक्ति हमारे मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की कल्पना भी रखता हूँ, हमें मुल्क के बहुत सारे दुश्मन आए, या आप भी इतिहास जानते, माननीय सुधांशु जी तो इतिहास में माहिर है, और सदियों से हम रूल थे, लोग आए हमें रूल किए, लेकिन हमने, क्योंकि प्रधानमंत्री मेरे भी प्रधानमंत्री, हमने क्यों 2014 में सब मिलकर मोदी जी को चुना? क्योंकि उन्होंने कहा कि मजबूत भारत बना होगा। अब उस मजबूत प्रधानमंत्री, मजबूत गृह मंत्री और माननीय रक्षा मंत्री की मैं बहुत आदर करता हूँ, राजनाथ सिंह जी के होने के बावजूद अगर एक व्यक्ति हमारे मुल्क को डिस्टेबलाइज कर रहा है तो तीनों आपके शो पे आके माफी मांग के रिजाइन करे, वरना अगर उन्होंने काउंटर कर दिया तो देश के दुश्मन तो और भी हो तो और भी करेंगे। इससे हमें क्या? और डिस्टेबलाइज की बात जब बांग्लादेश की करते हो तो डेमोक्रेटिक पार्टी जो बाइडेन ने खुद किया है। तो क्या माननीय सुधांशु जी जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मैं बहुत उनका आदर और सम्मान करता हूं, वो कहते कि भारत जो बाइडेन पे आरोप लगा रहा है, क्योंकि यूएस एम्बेसी ने, मैंने आपसे सवाल पूछा जो रामगोपाल यादव जी ने कहा, जो आईपी सिंह ने बोला, जो अखिलेश यादव जी ने बोला, जो ममता बनर्जी ने बोला। देखिए माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय ममता बनर्जी, ये दोनों योग्य इंडिया अलायंस को लीड करने में, माननीय राहुल जी भी है जिनको लीड करना है। जिस दिन इंडिया अलायंस का एक फॉर्मल स्ट्रक्चर हो गया, एक ऑफिस हो गई जहां से अमीश देवगन को एक फॉर्मल ईमेल आएगा, एक फॉर्मल वेबसाइट होगा, वो उसमें कौन लीडर होगा वो बिल्कुल होना चाहिए, उसके मैं खिलाफ नहीं। इस वक्त इंडिया ऑपोजिशन विपक्ष का एक बेंच है जिसमें अधिकतर विपक्षी पार्टी का कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं, जैसे यूपीए का था। अमित जी आप जानते थे, सोनिया जी चेयरपर्सन, एक फॉर्मल था। अगर ये फॉर्मल स्ट्रक्चर माननीय अखिलेश यादव जी या ममता जी बनाना चाहते, नहीं वो तो कह रहे हैं, अखिलेश जी ने कहा कि कांग्रेस तो समाप्त है, कांग्रेस ठीक है, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू होगा। मुझे आप बताइए आज मुसलमान किसके साथ है? मैं सुधांशु जी की बात कर रहा हूं। मुसलमान तो आज पूरे देश में कांग्रेस के साथ है, अखिलेश जी के साथ भी है उत्तर प्रदेश में, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुसलमान आज किसको वोट देता है? वो उनका भरोसा राहुल जी पे। और मैं एक बात आगे दोबारा से कहना चाहता हूं, और आईपी सिंह कह रहे हैं, एक सेकंड, आईपी सिंह कह रहे हैं उम्र 55 की है, काम बचपन के हैं, वो राहुल जी के लिए कह रहे हैं। आईपी सिंह जी के ऐसे कई ट्वीट्स है जिनको खुद मेरे भाई अनुराग भाई ने कहा है कि वो ट्वीट्स को आपको गंभीरता से नहीं लेने चाहिए। अगर आईपी सिंह जी, क्योंकि बहुत वरिष्ठ पत्रकार स्पोक्स पर्सन इस तरह के शब्द कोई और लीडर के लिए करते हैं, वो उनका अधिकार है, जमहूरियत है, अनुराग जी उन पर टिप्पणी करेंगे, मैं क्या करूं। लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दे माननीय सुधांशु जी, जो बांग्लादेश के मामले में हुआ, जो बाइडेन और यूएस एम्बेसी ने कहा, देखिए आप सारे मामलों को मिस कर रहे हैं, बांग्लादेश के मामले को, जॉर्ज सोरोस के मामले को, मैं आ रहा हूं, एक करके सब विषयों पे बात करेंगे, एक विषय पे। अनुराग भदौरिया, राहुल गांधी अब भी इंडिया अलायंस के नेता नहीं हैं, कांग्रेस समाप्त हो चुकी है, उम्र 55 की है, खेल बचपन का है। असल में खेल क्या है? मुझे थोड़ा बोलने का मौका दीजिएगा, जी, तभी एक मिनट जवाब आपके पूरा पास मिल पाएगा। आधे जवाब में आप भाग जाएंगे तो जवाब नहीं हो पाएगा। नहीं एक सेकंड, क्या भाई 3 मिनट बोलेंगे तभी तो जवाब आ पाएगा। 1 मिनट मैंने बोला तो नहीं हो पाएगा। सवाल यह है कि इस देश के अंदर में कमाल का देखने को मिल रहा है, पहली बार ऐसा मिल रहा है कि पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है। सुधांशु जी कह रहे हैं विपक्ष नहीं चलने दे रहा है। इतनी कमजोर सरकार है भाई कि विपक्ष आपकी सरकार नहीं चलने दे रहा है, विदेशी ताकतें डिस्टर्ब कर दे रही हैं, किसान धरने पे आ जाता है, युवा परेशान है, तो भैया रुपया के मुकाबले, डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता चला जा रहा है, तो फिर भैया किस लिए? आप सीधा सा सवाल तो मेरा ये है, हर चीज आप कोई चीज नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं।
हम आपसे कह रहे हैं संभल में आपकी सरकार में दंगे हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी की सरकार है तो दंगे हो रहे हैं, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। विदेशी ताकतें हावी हो जा रही है, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। किसान धरने पे उनका आप एमएसपी नहीं दे पा रहे हैं, रोजगारों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। कमाल है, फिर कर क्यों रहे हैं, फिर काली बुराई करने अब मेरे प्रश्न का जवाब दे दीजिए, 1 मिनट 10 सेकंड हो गए, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। मैंने आईपी सिंह पर, अखिलेश यादव जी पर और प्रोफेसर रामगोपाल यादव पर सवाल पूछा। आएगा 20 सेकंड आएगा, मुझे बोलने तो दीजिए, आएगा, मैं अपनी बात तो कहूं ना पूरी। उसके बाद देखिए कमाल की बात क्या करते हैं, अभी सुधांशु जी बोलेंगे इंडिया गठबंधन में फूट हो गई है। देखिए भाई, ये इनका मुद्दा है। बहुत धन्यवाद सुधांशु जी, आपका बड़ा मुद्दा यह है कि इंडिया गठबंधन में फूट। आपका मुद्दा वो नहीं है किसान धरने पे वो परेशान, आपका मुद्दा है इंडिया गठबंधन में फूट। इसके लिए बधाई, आपका यही मुद्दा है। बताइए, सरकार इसीलिए आपने बनाई थी कि इंडिया गठबंधन में, अरे इंडिया गठबंधन में तो मजबूत नेता है। ये आईपी सिंह किस नेता के लिए कह रहे थे, उम्र 55 की, काम बचपन के, ये किस नेता के लिए कहा? उनके वो हमने कहा ना कि हम उस ट्वीट को इंडोर्स हम लोग नहीं करते। अखिलेश जी की बात को इंडोर्स करते हैं। अखिलेश जी ने बोला कांग्रेस समाप्त हो चुकी है। अखिलेश यादव जी की बात का इंडोर्स नहीं। अखिलेश यादव जी देश के सबसे बड़े नेता हैं आज की डेट में, और राहुल जी से भी वर्चस्व है, और इंडिया गठबंधन में मजबूत नेता हैं। अगर वो कोई बात कहते हैं तो उसका मतलब होता है, वो बिना मतलब के कोई बात बोलते नहीं। क्यों खत्म हो चुकी है कांग्रेस? जिम्मेदारी क्यों खत्म हो चुकी है कांग्रेस? नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। अगर उन्होंने कोई बात कही है और किसी परिप्रेक्ष्य में कही है तो बिल्कुल सही कही होगी, क्योंकि वो देश की उन्नति चाहते हैं, वो देश और प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं। अब ये जिम्मेदारी दूसरे दलों की भी होती है कि सबको एक साथ मिलकर लेके चले। पहली बात तो ये रीजनल पार्टी कहना छोड़ दें, रीजनल पार्टी कुछ नहीं होता है। ये सारी पार्टियां देश की और भारत की पार्टी है। कांग्रेस कह रही है रीजनल पार्टी, मैंने थोड़ी बोला है। इनको एक्सेप्ट करते हैं। एक मिनट, मुझे कुछ कहना है। ओके, रीजनल पार्टी एक तो तहसीन, इनको रीजनल पार्टी कहना बंद करिए आप लोग। आप नाराजगी है भाई उस बात पे? नहीं, नेशनल पार्टी गलत बात है, मेरी गलती है। इंटरनेशनल पार्टी कह देता हूं। नहीं, यूएन में भी चुनाव लड़े, क्या बोलो नेता हो या किसी दूसरे इंटरनेशनल पार्टी कह देता पार्टी नहीं बोल सकते। अरे भाई, इंटरनेशनल पार्टी। ठीक है, अब एक सेकंड शांत रहिए, ऑडियो डाउन करिए। अनुराग तहसीन को जवाब देने दीजिए। एक सेकंड तहसीन, रीजनल पार्टी नहीं है भाई उनकी? नहीं, इंटरनेशनल पार्टी है, इंटरनेशनल पार्टी है। मैं तो कहता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स में भी जाके चुनाव लड़े, वहां जर्मनी में जाए। इंटरनेशनल पार्टी भाई, इनका देखो, पता है मजाक उड़ा रहे हैं आप कांग्रेस का। मजाक क्यों उड़ा था? इसको मैं कहता हूँ पॉवर्टी। खुद आएंगे मर्सिडीज में कहते हैं हम समाजवाद फैला रहे, मर्सिडीज में आते हैं समाजवाद। देखो इस चीज का देखो आप गंभीरता से नेशनल की बात। महाराष्ट्र के चुनाव में क्या जरूरत थी अब्बू आजमी को जाके उस मौलाना साहब से मिलने की, जिसकी वजह से पोलराइजेशन हो, या शिवसेना के हमारे भाई बेटे आनंद भाई, क्यों पोलराइज किया चुनाव में? क्यों पोलराइज किया? बीजेपी कर रही थी पोलराइजेशन, मैं उसका मना नहीं कर रहा हूं। आपको क्यों मौलाना से मिलना था जिसको गजवा हिंद करना था? कि मौलाना साहब कर सकते थे? क्यों आपने पोलराइज किया इलेक्शन? क्यों ऐसे लोग को अपने पार्टी के अंदर रखा? वो मोहतरमा उनके शौहर जो ऐसे मौलाना को मिल रहे जो कह रहे तालिबान अच्छे। भैया ये पोलराइजेशन आप कर रहे हो। अब मैं आपसे सिंपल बात कह रहा हूं, अगर समाजवादी पार्टी इतना ही बड़ा, मैं माननीय अखिलेश यादव जी का बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, बट इसका ये मतलब नहीं, और मैं बिल्कुल रेड लाइन ड्रॉ करूंगा कि आप किसी और दल का मजाक उड़ाओ। अखिलेश समाजवादी पार्टी एक उत्तर प्रदेश की पार्टी है, और जिस सूबे में जाती है वहां पे नुकसान पहुंचाती है दूसरे सूबे के अंदर। जो नुकसान हुआ है, अबू आजमी साहब उनका चुनाव तो जीत गए, एमबीए को हरा दी। पूछे आनंद दुबे भाई को, क्या वो मौलाना से मिलना जरूरी था या नहीं? नहीं, वो उनके देखिए, एक सेकंड और मर्सिडीज में चलकर और ये जो आपने कहा पोर्शे पॉवर्टी, पॉश पॉवर्टी यानी पॉश एक बहुत ही लग्जरियस गाड़ी है, उस गाड़ी में चलकर समाजवादी की बात ना करें। अनुराग, ये आपके लिए भी है मर्सिडीज मार्क्सिज्म। आप मार्क्सिज्म की बात करो, मर्सिडीज में। अरे अनुराग भाई तो खुद डिफेंडर में आते हैं, 1-2 करोड़ की गाड़ी है वो। ये वो लोग हैं, ये वो लोग, मैं अपनी बात कह लूं, अब मैं अपनी बात कह लूं, ये वो लोग हैं जो, अरे मैं अपनी बात कह लूं, ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की पार्टी बता के हम अपने आप को बड़ा कर लें। समाजवादी पार्टी, समाजवादी विचारधारा पूरे देश में है, और कोई भी रीजनल पार्टी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे आरजेडी हो, सारी पार्टी पूरे देश में है। आप ये देश की पार्टियां हैं।
आप ऐसा क्यों बोलते हो रीजनल पार्टी में? बार बार आपको कहता हूं कि हम तो आपको नहीं कुछ कहते। आप हम देश की तीसरे नंबर की पार्टी हैं और आप हमें बता दो की पार्टी है और किसी, सुनिए मेरी बात सुनिए। आप आईपी सिंह जी से इत्तेफाक रखते हो अनुराग, आप मेरे बड़े भाई हो, आप मेरे बड़े भाई, आप आईपी सिंह से इत्तेफाक नहीं बोला था, इसलिए वो आपके बीच में नहीं बोले। गिव मी दैट, वो मात्र टीचर की सेकंड मैं माना कि अब ग्रुप अलग अलग है, लेकिन अनुराग भदौरिया को आज अपनी दवाई का स्वाद मिल रहा है। एक सेकंड देखिए, सुनिए आप मेरी बात, ऑल ऑडियोज डाउन, ओके एक सेकंड तहसीन, एक सेकंड अनुराग 30 सेकंड को बात रख रहे, देन डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। ओके अनुराग 30 सेकंड्स। देखिए मैं अपनी बात कह रहा था कि देखिए सवाल यह है कि इस देश के अंदर में सभी पार्टियों का अपनी एक जगह है और वो जगह मजबूत जगह है और सबका सम्मान होना चाहिए, मेरा इतनी सी बात है। लेकिन मेरा सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से रहेगा कि लेकिन वो कह रहे हैं कि ये कैसे, देखिए तहसीन पूनावाला ने एक बड़ा सवाल उठा दिया कि ये पॉर्श गाड़ी में आके कौन सा समाजवाद हो रहा है। मेरी बात समझ में नहीं आती तो आप क्या समझ, मैंने इस समाजवाद का मतलब क्या समझते हैं कि आदमी एकदम फटीचर, किसान एकदम फटीचर रहे, माने उसको एमएसपी गारंटी ना मिल पाए। ये वो है जो बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं बैठ के यहाँ पे। माने आप चाह रहे किसान फटे हाल रहे, उसको 2 पैसा, तभी एमएसपी गारंटी नहीं देना चाहते क्या बीजेपी से मिलकर? मैं नहीं कह रहा, तहसीन पूनावाला ने बोला कि किसान को किसी, अरे अनुराग बाबू मैंने नहीं बोला, तहसीन पूनावाला ने बोला, ये तहसीन पूनावाला ने बोला। उन्हीं की बात कर रहा हूं, जो बोल रहे हैं उनकी बात कर रहा। चलिए उनकी अनुराग यू मेड सब गरीब है, अगर कोई अगर मेहनत करे बोलो, सुने ओके, मैं तो माननीय अखिलेश यादव जी की रिस्पेक्ट करता हूं। जी एमएसपी मिलना चाहिए जी। मैं रुक करता हूं, मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी। सुधांशु त्रिवेदी, ये जो आईपी सिंह कह रहे हैं कि उम्र 55 की और खेल बचपन के, मैंने तो बोला कि एक सेकंड शांत, सुधांशु त्रिवेदी ऑन स्क्रीन। रोचक मैं परिस्थिति देख रहा था। पहला मैं अनुराग भाई को बता दूं, देखिए कौन रीजनल पार्टी है कौन नेशनल पार्टी है ये संविधान में डिफाइंड है। जैसे नेता प्रतिपक्ष होने के लिए जिस भी सदन में आप हैं उसके कुल सदस्यों का 10% विधायक या सांसद होंगे तब नेता प्रतिपक्ष मिलेगा। जैसे 545 की हमारी लोकसभा है तो 55 सांसद होने चाहिए, अन्यथा संवैधानिक दृष्टि से नहीं मिलेगा। उसी प्रकार अनुराग भाई आप अच्छी तरह समझिए, 4 राज्यों में एक निश्चित प्रतिशत वोट होना चाहिए, उसके बाद ही पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिलता है। समाजवादी पार्टी के पास नहीं था, तृणमूल कांग्रेस में पहले था और चुनाव आयोग ने पिछले साल, ये चुनाव आयोग बाकायदा इलेक्शन के आंकड़ों पर उसको हटा दिया, आम आदमी पार्टी को मिल गया। भले गोवा जैसे छोटे राज्य में उनको 6% वोट मिल गया और इसके आधार पर पड़ गए, तो इसमें किसी को दोषारोपण करने की जरूरत नहीं, ये यथार्थ है जिसके लिए संवैधानिक दृष्टि से डिफाइंड डेफिनेशन है। हां मगर एक बात मैं कहना चाहूंगा, देखिए तहसीन भाई ने कितनी मजेदार बात कही। उन्होंने कहा मुस्लिम वोट तो राहुल गांधी जी के साथ है। आ गया ना, मैंने तो एम फैक्टर में कुछ और बोला था, उन्होंने साफ बोल दिया। और तीसरी बात जो आपने सवाल पूछा था अमीर जी, जो राहुल गांधी जी के बचपन की बात कही, तो मैं कोट करना चाहता हूं। बैरक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में राहुल गांधी से मुलाकात के आधार पर लिखा है कि राहुल गांधी जी की स्थिति उस बालक के समान है, उस स्टूडेंट के समान है जो अपने को बहुत ज्ञानी दिखाना तो चाहता है परंतु उसके अंदर वांछित परिपक्वता का अभाव है। यह अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बैरक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में 2010 में भारत की यात्रा के समय लिखा था। तो चलिए या आईपी सिंह को तो डिसमिस कर देंगे, मगर चलिए आज मुझे कम से कम इतना लगा कि अनुराग भदौरिया जी, पहले मुझे लग रहा था शायद कांग्रेस का ही सपोर्ट ज्यादा करेंगे, मगर मैं तहसीन भाई से और अनुराग जी से पूछना चाहूंगा, ये ओबामा जी ने जो बोला है वो सही है गलत? नहीं तो ओबामा जी को एक नोटिस वोटिस काहे नहीं दिया कि भाई राहुल गांधी जी कैसे बोलते हैं? भाई ये वो नेता है सबसे ज्यादा विदेश में जाते हैं और विदेश से क्या तारीफ पाते हैं। हमारे नेता 14 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाते हैं मोदी जी, जिसमें 4 मुस्लिम देश भी हैं। और ये बताइए, पुतिन भी पर्सनल डिनर देते हैं और बाइडेन भी पर्सनल डिनर देते हैं, जेलेंस्की भी गले लगाते हैं और पुतिन भी गले लगाते हैं। एक ये स्थिति है और एक ये है कि घर में आकर ऐसा विश्लेषण पाते हैं, उसके बाद आके कितनी जोर जोर से संसद में दहाड़ते हैं या चिंगाड़ते हैं। आज सदन में उन्होंने जो किया है वो भी, उसकी भी मैं बात करूंगा, लेकिन पहले मैं तौसीफ खान के पास चले जाता हूं। तौसीफ, ममता बनर्जी ने न्यूज़ 18 बांग्ला के साथ जो एक संवाद किया और उसमें बहुत स्पष्ट रूप से बोला कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं लीड कर सकती हूं, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि ममता बनर्जी एक रीजनल पार्टी है, उनका वर्चस्व सिर्फ बंगाल तक है।
देखिए, व्यक्ति से बड़ा सोच होता है और पार्टी से बड़ा उसकी आइडियोलॉजी होती है। जो आइडियोलॉजी महात्मा गांधी की है वही आइडियोलॉजी ममता बनर्जी की है और अपोजिशन के लगभग सारे पार्टीज़ की है। और महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी जिसे ममता बनर्जी ने अडॉप्ट किया है वो कोई रीजनल आइडियोलॉजी नहीं है, वो राष्ट्रीय आइडियोलॉजी भी है और अंतर्राष्ट्रीय आइडियोलॉजी भी है जी। वो आइडियोलॉजी को नेल्सन मंडेला हो या निक्सन हो, काफ़ी लोगों ने उस आइडियोलॉजी को बारे में चर्चा किया है। तो ममता बनर्जी पर कांग्रेस को नहीं लग रहा वो इतनी बड़ी नेता है, उनको लग रहा है वो बंगाल की नेता है। देखिए, कांग्रेस के लिए मैं पहले भी ये बात उठी है कि उन्हें अपना ईगो साइड रखना चाहिए और गठबंधन में जो गठबंधन का फोकस है, जो गठबंधन का गोल है, उस गोल को अचीव करने के लिए अपने टीम में जो जिसकी ज़रूरत है कि कैप्टन बनाया जाए उसको कैप्टन बना दें। विराट कोहली किसी ज़माने में कैप्टन थे, अब वो कैप्टन नहीं है, लेकिन फिर भी वो टीम का हिस्सा है, उन्होंने कोई ईगो नहीं लिया। तो ममता बनर्जी अगर टीम की कैप्टन बन करके लीड करने के लिए सक्षम है, और ये सब हर कोई मानते हैं, अपोजिशन के दूसरे नेता, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो महाराष्ट्र से शरद पवार हो, सुप्रिया सुले जी हो, या कोई और भी नेता हो, अखिलेश यादव, वो इस सब मानते हैं और खुद कांग्रेस भी मानती है कि हाँ, ममता बनर्जी बहुत ही केपेबल नेता है। उनका रिकॉर्ड्स कहता है कि उनका स्ट्राइक रेट क्या है, उन्होंने मोदी को हर मौके पे हराया, बीजेपी को हर मौके पे रोका, बीजेपी उनके पार्टी को तोड़ के भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकी। आज ममता बनर्जी यूनियन मिनिस्टर रह चुकी हैं 2 दफा, ममता बनर्जी 5 दफा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुकी हैं, 3 दफा वो चीफ मिनिस्टर रही हैं। उन्होंने पार्टी अपना खुद बनाया, उनका पॉलिटिकल सफर जो है वो बहुत कम उम्र से लेकर के चला आ रहे हैं। और उन्होंने जो अपना सपना देखा था कि वो बंगाल में लेफ्ट की गवर्नमेंट को हटाकर अपना माटी, लेकिन वो कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के अखिलेश जो कि प्रदेश अध्यक्ष है बिहार के, अखिलेश प्रताप सिंह, वो कह रहे हैं कि उनकी पार्टी बंगाल तक सीमित है, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उनका और उनकी पार्टी और व्यक्तित्व इतना बड़ा नहीं है, यानी उनकी पॉलिटिकल हैसियत इतनी बड़ी नहीं है कि वो राष्ट्रीय स्तर पर बात कर सके। लेकिन व्यक्ति से बड़ी सोच होती है। तहसीन पूनावाला, 30 सेकंड में जवाब इस बात का। जी, सिर्फ 30 सेकंड में। माननीय ममता बनर्जी मैम बहुत बड़ी नेता है, हम सब उनका आदर करते हैं, लेकिन वो जो हमारे महाराष्ट्र चुनाव में एमडीए के साथ हुआ, कोई सरकार बनी नहीं थी, चुनाव को 1 महीना था और सब मैं मुख्यमंत्री और संजय राउत जी से लेकर सब चालू थे, वही इंडिया अलायंस के साथ हो रहा है। मैं बड़ी चेतावनी चाहता हूँ इंडिया अलायंस जीते। अमीश भाई, मैं आप तो न्यूट्रल हो, सब छोड़ दीजिए, मैं तो कांग्रेस की तरफ बायस, मुझे छोड़ दीजिए। क्या इंडिया अलायंस का कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर है यूपीए की तरह? आप ममता बनर्जी मैम करे ना प्रपोज, वो करे प्रपोज, अखिलेश जी उसे सेकंड करे, माननीय ममता बनर्जी मैम बने चेयरपर्सन, किसने रोका है? एनडीए का एक फॉर्मल स्ट्रक्चर है। अरे कैसे कांग्रेस कह रही है कि उनकी पॉलिटिकल हैसियत नहीं है। वो ठीक है, वो कांग्रेस को अपोज करने की हार जाएगी इंडिया अलायंस के उसमें अगर ये बात सच है। ये भी इसलिए नहीं कर रहे कि इनके पास वोट नहीं है। एक ममता जी के बोलने से, किसी रीजनल चैनल में इंटरव्यू से, या माननीय आईपी सिंह जी या अखिलेश जी यादव जी के बोलने से थोड़ी होता है। आपको अखिलेश यादव, आप मुझे बोले, मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। ठीक है, आप इंडिया अलायंस प्रैक्टिकल 10 सेकंड। ममता बनर्जी मैम बोलेगी कि मुझे लीडर बनना है, लेफ्ट एग्री करेगा। अच्छा, अखिलेश यादव जी बोलेंगे मुझे बनना है, विद अबू आजमी जी शिवसेना अग्री करेगी। तो वो नहीं है उस स्पेस, इसलिए वो सारे कॉन्ट्रडिक्शंस है उस अलायंस के अंदर। वरना आप कीजिए ना, इसलिए कांग्रेस एक्सेप्टेबल है, इसलिए यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया जी थी। और कौन कह रहे हैं ममता मैम केपेबल नहीं है, अखिलेश सर केपेबल नहीं है? प्लीज बनिए, लेकिन एक फॉर्मल स्ट्रक्चर बनाइए। वो फॉर्मल स्ट्रक्चर तो बनाना नहीं, हमें बनना है बिल्कुल। ये ओके, एक सेकंड जवाब ले लेते थे। ओके, एक सेकंड। तौसीफ खान 30 सेकंड, देन सुधांशु जी मैं आपके पास आ रहा हूं। तौसीफ खान 30 सेकंड। देखिए, इन्होंने मेंशन किया शिवसेना का, तो संजय राउत का भी बयान 2 दिन पहले आ चुका है, उन्होंने भी इस बात को वेलकम किया है। और मैंने आपको अभी गिनाया शरद पवार के बारे में, और भी दूसरे पॉलिटिकल जो अपोजिशन में, और खुद कांग्रेस के नेता भी कहते हैं कि ममता बनर्जी केपेबल है, और जब केपेबल है तो वो लीड करेंगे। राहुल गांधी कैपेबल नहीं है आपकी राय में? बीजेपी को राहुल गांधी कैपेबल नहीं है आपकी राय में? खदेड़ने का सपना ममता बनर्जी का है। तो सिर्फ राहुल गांधी कैपेबल नहीं है मौजूदा परिस्थिति में? तो सिर्फ राहुल गांधी कैपेबल नहीं है मौजूदा परिस्थिति में? नहीं, राहुल गांधी जी भी है, वो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, और कांग्रेस का भी रोल है जिससे अपोजिशन पार्टी इनकार नहीं कर रहा। लगभग 200 ऐसे सीट है जहां पे कांग्रेस का डायरेक्ट, अरे वो बिल्कुल है, लेकिन अभी तो राहुल है ना, तो राहुल को हटाकर लेकिन उनका स्ट्राइक रेट कम है।
क्योंकि ममता बनर्जी का स्ट्राइक रेट ज्यादा अच्छा है। ममता बनर्जी कम सीटों में, यानी आप चाहते हैं कि राहुल नेता प्रतिपक्ष भी ना रहे अब, यानी आपका कहना राहुल नेता प्रतिपक्ष भी ना रहे। एक सेकंड 10 सेकंड से अधिक नहीं लूंगा। तौसीफ 10 सेकंड से अधिक नहीं लूंगा। तौसीफ राहुल नेता प्रतिपक्ष भी ना रहे। नहीं, इस पे कोई टिप्पणी नहीं है। बात अभी ये है कि भाई लीड अपोजिशन को कौन करेगा। वो नेता प्रतिपक्ष है, लीडर ऑफ अपोजिशन है अपने सीट के बुनियाद पे, और अगर उस पे चर्चा होगी तो वो अलग बात है, अभी अलग विषय, उस पे अभी तो कोई चर्चा नहीं। मतलब ममता बनर्जी फोरफ्रंट पे हो, राहुल जी उन्हें फॉलो करें, ये आपको लगता है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होगा। और खबर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल का भी साथ ममता बनर्जी के साथ है, यानी कांग्रेस अलग थलग पड़ गई है। अखिलेश यादव, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल अगर एक साथ आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा है। सुधांशु त्रिवेदी, द गेम इज ऑन, यानी राहुल गांधी में डिस्प्लेजर शो कर रहा है ऑपोजिशन। देखिए, मैं सभी अपने विपक्ष के सम्मानित प्रवक्ताओं की बात सुन रहा था। मैं इस पे अमीश जी एक विश्लेषण देना चाहूंगा, उसको सिर्फ भाजपा प्रवक्ता के रूप में ही, एक राजनीति के विद्यार्थी के रूप में। देखिए, दोनों की बात सही है। तहसीन भाई की बात सही है कि कांग्रेस पार्टी का हर राज्य में प्रभाव तो है, भले ही कांग्रेस कुछ भी हो, उसको पश्चिम बंगाल में भी उसका वोट भी है, कार्यकर्ता भी है, उसका तमिलनाडु में वोट भी है, कार्यकर्ता भी है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में वोट भी है, कार्यकर्ता भी। तो पार्टी तो कांग्रेस बड़ी है, मगर अब समस्या क्या है कि पार्टी का नेतृत्व जिसके हाथ में है, अब राहुल गांधी जी को जबरन नेतृत्व दे रखा गया है। अब आप सोचिए, आयु, अनुभव और राजनीतिक वरिष्ठता में क्या राहुल गांधी जी ममता जी के बराबर हैं? बहुत पीछे हैं। लालू प्रसाद यादव जी के बराबर हैं? बहुत पीछे हैं। शरद पवार जी के बराबर हैं? बहुत पीछे हैं। यहां तक कि मैं कहूंगा एमके स्टालिन से भी बहुत पीछे हैं। तो अब समस्या क्या हो गया है कि जो पार्टी बड़ी है उसके नेता का कद बहुत छोटा है, और जिन नेताओं का कद बहुत बड़ा है वो पार्टी उतनी बड़ी नहीं है। तो सामान्य भाषा में मैं कहूं कि सामान ज्यादा बड़ा है और थैला छोटा है जी। अब छोटी थैली में ज्यादा बड़ा सामान आप जबरन रखने की कोशिश करेंगे तो थैली का फटना स्वाभाविक है। ऐसा ही कुछ कुछ इंडी गठबंधन के साथ हो रहा है। दोनों को अपनी इस डाइकोटोमी को समझना चाहिए। कांग्रेस बहुत बड़ी खबर आ रही है, कर्नाटक सरकार वीर सावरकर की इस तस्वीर को हटाएगी, बेलगावी असेंबली से हटाई जाएगी वीर सावरकर की तस्वीर। यह बहुत बड़ी खबर है। 2022 में बीजेपी की नेतृत्व वाली सरकार ने वहां पर इस तस्वीर को लगाया था। कांग्रेस के स्टैंड के तहत यह फैसला है। प्रियंक खड़गे का यह बयान है, जो कि कांग्रेस के सर्वोच्च नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के सपुत्र भी हैं और कर्नाटक में कद्दावर मंत्री भी हैं। प्रियंक खड़गे ने बड़ा दावा कर दिया है कि बेलगावी असेंबली से हटाई जाएगी सावरकर की तस्वीर, और सूत्रों का कहना है सिर्फ महाराष्ट्र चुनाव का इंतजार था और महाराष्ट्र चुनाव के बाद यह फैसला ले लिया गया है। मैं सीधा रुख करता हूं आनंद दुबे का। आनंद दुबे, जिस पार्टी के साथ आपका अलायंस है वो सावरकर की तस्वीर हटा रही है। अमीश भाई नमस्ते। वीर सावरकर जी की अमीश भाई, क्योंकि जिन महापुरुषों ने अपने जीवन का बहुत बड़ा समय जेल में बिताया, अपने जीवन का एक बहुत बड़ा समय देश की आज़ादी के लिए दिया, उनके मरणोपरांत अगर हम उनको सम्मान नहीं दे पा रहे हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण है। अलायंस पार्टनर तो आपका है, तस्वीर उद्धव जी और वो तो साथ हैं। चाहे कांग्रेस उसकी, एक मिनट, चाहे कांग्रेस उनकी तस्वीर हटाकर कर रही हो और चाहे बीजेपी भारत रत्न न देकर कर रही हो, दोनों तो एक ही समान है। तो हम तो दोनों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था व्यक्त कर रहे हैं। एक जगह तस्वीर हटाई जा रही है वीर सावरकर की लगी हुई, जो बीजेपी के शासन में लगी, दोनों एक समान कैसे हैं? आनंद दुबे जी, एक तस्वीर हटाकर अपमानित कर रहा है, दूसरा तस्वीर लगा तो रहा है लेकिन उनको सही सम्मान नहीं दे रहा है। ओके, सुधांशु त्रिवेदी आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? मैं तो बिल्कुल मैं तो ये कह रहा हूं कि आप कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं दोनों को मिलाकर। सुधांशु त्रिवेदी, मैंने 30 सेकंड भी नहीं बोला। आप सुधांशु त्रिवेदी जी से पूछ लिए। 20 सेकंड वो बोल रहे, फिर आप 30 सेकंड बोलिएगा। 3 सेकंड बुलवाया, मैं आपको मौका दे रहा हूं। आनंद जी, मालिक हैं, सरकार है, आप जो कहें। ओके, सुधांशु त्रिवेदी 30 सेकंड्स। देखिए, मैं आनंद भाई सिर्फ ये कहूंगा, एक फैक्ट सिर्फ रख देना चाहता हूं। आपकी विविधता में समझता हूं कि राहुल गांधी ने जब कहा था कि मैं राहुल गांधी हूं, राहुल सावरकर नहीं हूं, उसी दिन आपको स्टैंड ले लेना चाहिए था। आप कैसे तुलना कर रहे हैं महोदय? मणिशंकर अय्यर ने अंडमान में सावरकर जी के नाम की पट्टिका उखाड़ फेंकी थी। मैं सिर्फ एक फैक्ट दर्शकों को बताना चाहता हूं। वीर सावरकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एकमात्र स्वतंत्रता सेनानी थे जिसे 2 जन्मों का कारावास दिया गया था। 2 जन्मों का कारावास।
25-25 साल के 2, और वो कारावास जिस वर्ष में दिया गया वो वर्ष था 1910। और कोई जाके चेक करे, 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष एक ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी था जिसका नाम था विलियम वैडनबर्न। एक अंग्रेज व्यक्ति जो ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी था, जो मान रहा वो तो मतलब कांग्रेस ब्रिटिश सरकार अफसर के पैरों की सदारत में बैठी हुई थी, पैरों तले। वो तो स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ रहे थे, जिसे वो अपना दुश्मन नंबर 1 बोल रहे थे। वो वीर सावरकर स्वतंत्रता का आंदोलन नहीं लड़ रहे थे। वीर सावरकर को जिस समय जेल से छोड़ा गया तो जानते हो उन पर क्या शर्त लगाई गई? कहा गया आप कोई किताब नहीं लिखेंगे, कोई आर्टिकल नहीं लिखेंगे। नेहरू जी को जेल में रहते हुए किताब लिखने की छूट नहीं, असिस्टेंट तक अवॉइड करें। उनकी डिग्री छीन ली गई। उनसे कहा गया आप कोई नौकरी नहीं करेंगे, आप कोई बिजनेस नहीं करेंगे, आपके नाम की संपत्ति नहीं रहेगी, जो ये लोग बोलने की कोशिश करते हैं। किसी भी क्या नेहरू जी की डिग्री छीनी अंग्रेजों ने? गांधी जी की डिग्री छीनी? नहीं। सिर्फ सावरकर की डिग्री क्यों छीनी? क्योंकि उसे लगता था कि सबसे बड़े दुश्मन ओके, आनंद दुबे, अब अन्याय हो जाएगा आनंद दुबे के साथ। आनंद दुबे योर टाइम। बट मुझे फिर दे जो इतिहास सुधांशु त्रिवेदी जी आपने पढ़ा है वही इतिहास हमने भी पढ़ा है। वीर सावरकर जी ने जो कष्ट झेला है आपकी निगाह में, वही हमारी निगाह में भी झेला है। जितना सम्मान आप उनके लिए दिखा रहे हैं उससे ज्यादा हम दिखा रहे हैं। तो आप हमको जस्टिफाई के कटघरे में खड़ा मत करिए कि हम वीर सावरकर जी का अपमान कर रहे हैं या सम्मान कर रहे हैं। हम तो कांग्रेस पार्टी के साथ एक सरकार बनाए थे महाविकास आघाड़ी के नाम से, इंडिया गठबंधन में रहते हुए, कि भैया कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर एक सरकार चलानी थी, जिसको भी आपने चलने नहीं दिया। 2-2.5 साल में तोड़ ताड़ के आपने खत्म कर दिया। वो आपकी कलाकारी थी। बात यहां वीर सावरकर जी के सम्मान या अपमान पर है ही नहीं है जी। बात है कि आप भी तो उनको भारत रत्न नहीं दे रहे। लाख लाख बार चीख लिया गया, चिल्ला लिया गया, क्या कारण है? पूर्ण बहुमत की सरकार है, 5 मिनट लगेगा। आप मेरे मुंह पर जवाब देके मेरी बोलती बंद कर दीजिए ना। आप कहिए कि ठीक है दुबे जी बड़ी बड़ी बात करते हो ना, कल भारत रत्न दे रहे हैं हम लोग वीर सावरकर जी को, आपको शर्म आनी चाहिए, ऐसा बोल दो, मुझे शर्म आ जाएगी, मैं नजरें झुका लूंगा। लेकिन क्या कारण है कि टीवी पर बैठ के इतनी बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी और मीठी मीठी बातें तो आप लोग करते हैं, लेकिन जो काम करने के लिए भेजा गया अबू आजमी पर आपका क्या कहना है? इसका जवाब आप नहीं देंगे। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि आपने चुनाव में उनका समर्थन किया और उनके साथ उद्धव ठाकरे की तस्वीरें आई उससे पहले है, तो उस पे आपको आप खुशी हो रही है या उसमें भी आपको लज्जा आ रही है, यानी शर्म आ रही है? आपसे मतलब आपकी पार्टी से? नहीं, किसका समर्थन हमने किया अमीश भाई? अबू आजमी के तो साथ दिखे आप, अबू आजमी से तो समर्थन लिया सरकार बनाने के लिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि महाराष्ट्र में शिवसेना अपने आप में एक शक्ति रखती है। 20 विधायक चुन के आए इस विकट परिस्थिति में भी, जब कांग्रेस के 16 और राष्ट्रवादी के 10 ही आए और अबू आजमी की पार्टी के सिर्फ 2 थे और 2 ही आए हैं। तो हमें किसी के मदद की जरूरत नहीं होती है। जब समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र की इकाई भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर काम करती है तब हमें दुख होगा। और रही बात बाबरी को लेकर, तो बाबरी का तो कल भी गर्व था। एक मिनट, बाबरी को लेकर कल भी गर्व था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो बाबरी को लेकर गर्व है का जिक्र निकलेगा, आप थोड़ा त्रुटि कह रहे हैं। बाबरी को लेकर गर्व है, ठाकरे जी का नाम निकलेगा। बाबरी पर आपको गर्व है कि बाबरी विध्वंस पे गर्व है? बाबरी आप सुनते क्या है अमीश भाई? आप स्टूडियो में है तो मैं तो सुन ठीक ही रहा हूं, आप बोल क्या रहे हैं? आपने बोलते बोल के बाबरी पे हमें गर्व है, बाबरी विध्वंस पे गर्व है ना, मैं तो करेक्ट करवा रहा हूं आपको। बाबरी वाले विषय पे, बाबरी वाले विषय पे जब बाबरी का प्रकरण निकलता है, अनुराग भदौरिया मुझे नहीं पता था आप लोग बीजेपी की बी टीम है। कल भी गर्व था। अनुराग भदौरिया मुझे नहीं पता था बीजेपी की बी टीम है। अब आप इसको कितना भी घुमाएंगे, ठीक है। नहीं, मैं घुमा नहीं रहा, मैं सिर्फ आपको वायरल होने से बचा रहा था। आपका धन्यवाद करेंगे शो के बाद। बोलने दीजिए, आप मुझे स्पष्ट बोलने दीजिए कि बाबरी गिराने का जो कल गर्व था, यही तो मैं चाह रहा था, वही कल भी रहेगा। आपको बचा रहा था वायरल होने से, यही तो मैं कह रहा था। तो ये आपको धन्यवाद कहना चाहिए ना मुझे, मेरे को धन्यवाद कहना चाहिए आनंद भाई। अरे तो ठीक है ना, अब चूंकि आप स्टूडियो में बैठे, हमें तो कुछ दिख नहीं रहा, आप तो अपनी बात कह सकते हैं। ठीक है, तभी तो आपको करेक्ट करा मैंने आपको। ओके, ठीक है, हो गया। दिस स्कोर इज सेटल्ड आनंद भाई ये बात हो गई। ओके, अब मुझे पता नहीं था अनुराग, आप लोग बीजेपी की बी टीम में सुधांशु जी की मदद कर रहे हैं आप लोग?
ये मुझे आज पहली बार पता लगा। आदित्य ठाकरे जी भी ये कह रहे हैं, आनंद दुबे जी भी ये कह रहे हैं, दोनों कद्दावर नेता है शिवसेना के, उबाटा के। आनंद दुबे तो कह ही रहे हैं हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है कुछ। नहीं, आनंद दुबे जी तो कह ही रहे हैं हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। जब कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है तो कुछ भी बोलेंगे। जी जी जी। कुछ दिखाई पड़ता तो शायद नहीं बोलते, तो इसलिए उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसलिए कुछ भी आए बाएं साएं बोल रहे हैं। दिक्कत उनकी ये है। लेकिन आपने मजेदार बात नहीं देखी, सुधांशु जी क्या मुस्कुरा रहे हैं, क्या मजा आ रहा है। आहा, इंडिया गठबंधन देखो लड़ रहा है। आहा, मुझे तो मजा आ गया। अब तो हमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हमारा काम तो हो गया। अब तो किसान मर रहा है, मरने दो। जहां अत्याचार हो रहा है हिंदुओं पे बांग्लादेश में होने दो। हम तो लड़ रहा है, इंडिया गठबंधन देखो लड़ रहा है। देखो देखो इंडिया गठबंधन में फूट हो गई। देखिए वो बी टीम, ए टीम, सी टीम, पता नहीं क्या कर रहे हैं। वाह वाह वाह, क्या आनंद आ रहा है। बैठ के अकेले में खूब हंसते होंगे। क्या मजा आ रहा है इंडिया गठबंधन का चर्चा करके। जनता के मुद्दे से निकल जाएंगे। अरे आपको क्या हो गया? आपके नेता के लिए बोल रहे हैं, आनंद दुबे भी मुस्कुरा रहे हैं। आपको क्या हो गया अनुराग भाई? करके आप निकल लेंगे, जनता आपसे सवाल पूछेगी। अरे भाई वो कहां निकल रहे हैं? आपको वो छोड़ नहीं रहे हैं। रुपए के मुकाबले डॉलर के मुकाबले। अरे भाई आप क्या हो गया आपको? जनता प्लीज पूछेगी आपसे कि महंगाई से कमर क्यों टूटी है। अरे सब लोगों को मुस्कुराहट हो रही है। मुस्कुरा सिर्फ सुधांशु जी नहीं रहे हैं, व्यूअर भी मेरा मुस्कुरा रहा है, आनंद दुबे जी भी हंस रहे हैं, तहसील पूनावाला भी मुस्कुरा रहे हैं। ओके आनंद दुबे, आपको तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, तभी आपका ये हाल है। अमीश भाई एक सेकंड, आनंद दुबे बोलिए। मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी कोई सुना देगा संजय की तरह, लेकिन इनको तो सुनाई भी नहीं दे रहा। तो आपकी बात भी अगर वो सुन नहीं पा रहे हैं और लगातार बोलते जा रहे हैं, तो पहले आप उनको समझाइए। मैं तो सिर्फ देख नहीं पा रहा हूं जी। लेकिन आप लोगों को ये नहीं देख पा रहे हो तभी तो। जी जी बोलिए अनुराग। नहीं देख पा रहे तभी तो नहीं देख पा रहे हैं, तभी तो आंख बंद करके जो आदमी बोलता है कहीं भी टकरा जाता है जाके। तो कम से कम आप ऐसी बात बोलिए जो कम से कम दिखाई दे रही हो। आंख बंद करके आप सुधांशु जी को देख रहे तो हम क्या करें बताइए आप। ओके ओके, आंख बंद करके उनको सुधांशु जी दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, वो कह रहे हैं कि ओके एक सेकंड सुधांशु, मैं आ रहा हूं आपको। आनंद दुबे जी, आप टकरा रहे हैं, टकरा तो गई हैं वैसे देवेंद्र फडणवीस और मोदी जैसे तूफान से आप लोग पॉलिटिकली। बोले आनंद दुबे। ऐसा नहीं है। आज का जो आपका शीर्षक है कि इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी जी या ममता बनर्जी। नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूं कि आप टकरा कर रहे हैं अमीश भाई। आनंद दुबे, टकरा कर रहे हैं आप लोग? नहीं, हम तो बिल्कुल टकरा नहीं रहे हैं। हम कल जहां थे हम वहीं आज भी हैं। हम अपने हिंदुत्व के जो हमारा झंडा है उसको लेकर आगे चल रहे हैं। लाख कोई हमको भ्रमित करना चाहे या बरगलाना चाहे कि हमने हिंदुत्व छोड़ा है, तो हमने कभी हिंदुत्व नहीं छोड़ा है, हम छोड़ ही नहीं सकते। एक बार दुनिया ये मतलब अनुराग भदौरिया की पार्टी मुंबई महाराष्ट्र में बी टीम है बीजेपी की, इस पर स्टैंड पर आप अभी भी काबिज है? अब यार ये पूरे मुंबई का बच्चा कह रहा है महाराष्ट्र, क्योंकि जिस प्रकार 2 सीटों पर समझौता हुआ था, ठीक हमने 2 सीटें इनको दी थी, ये 8 से ज्यादा पे लड़ गए। 6 से ज्यादा महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों को इन्होंने चुनाव हरा दिया। ओके चुनाव हराता है वही तो बी टीम होता है। आप लोग बी टीम है, इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन देन सुधांशु त्रिवेदी 30 सेकंड। अनुराग देखिए मैंने कहा ना, उनको नहीं दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में लोकसभा में आई है। हम 37 प्लस 43 सीटें जीत के आए हैं, इनको दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए कह रहे हैं कि चश्मा लगाएं या लाइट जलाएं, अंधेरे में भटक रहे हैं, कभी इस दीवार से टकराते हैं, कभी उस दीवार से टकराते हैं, कभी सुधांशु जी से टकरा जाते हैं। इसीलिए चश्मा लगाइए, लाइट जलाइए, आंख को ठीक से देखिए, सामने कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपको दिखाई पड़े। दिखाई नहीं पड़ रहा है कि देश की 3 नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी है। बार बार आप ये नया लाइन पकड़िए। सुधांशु त्रिवेदी आप देख रहे हैं ना आप? सुधांशु जी, अमीश भाई जी देखिए, मैं सुधांशु जी के पास जा नहीं पा रहा। आप लोगों में मोहब्बत इतनी चल रही है, ये जो मोहब्बत की दुकान है दिखाई दे रही है आज। अमीश भाई जी ये मजबूत अनुराग जी मेरे बड़े भाई हैं। अनुराग जी मेरे बड़े भाई हैं। आप कमलनाथ जी के और दीपेंद्र हुड्डा जी का गुस्सा हम पर मत उतारिए। आप उन दोनों का गुस्सा हम पर मत उतारिए। चलिए ये अपना ये आपस में आप लोग मामला सेटल करिए। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए वैसे तो एक गाना है कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जो छुपा रहे हो, लेकिन आज आपके लिए वो गाना नहीं है फिट। आपके लिए जो आप जो इसका मुस्कुरा रहे हैं, आपको हाल दिख रहे हैं कौन किससे टकरा रहा है, या आप जॉर्ज सोरोस के चक्कर में ही हैं अभी? नहीं, हम तो सिर्फ
नहीं, मैं तो सिर्फ देख रहा था। एक दोहा है, राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जिसकी करनी तैसा तिचको दे। अब देखिए, अभी आनंद भाई और भदौरिया जी के बीच में, पहले तो भदौरिया जी कहने लगे उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है। अच्छा, फिर भदौरिया जी इतनी गतिविधियां करने लगे कि लगा वो सुनाई पड़ने के लिए नहीं, दिखाई पड़ने के लिए ज्यादा कर रहे हैं। आपने डांस में बैले सुना होगा, मगर डिबेट में बैले आप पहली बार देख रहे थे। जिस ढंग से तरह तरह के वृत्त बनाते हुए उनके हाथ दिखाई पड़ रहे थे। अब देखिए दोनों के प्रोग्राम में कितना मिनिमम हो सकता है। आप ये समझ सकते हैं कि एक पार्टी जो कहती है मुझे बाबरी ढांचा गिराने पर गर्व है, और दूसरी पार्टी समाजवादी पार्टी, जिसके कि नेता मरहूम मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि हम बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाएंगे, जिन दोनों में कितना कॉमन हो सकता है वो समझा जा सकता है। एक पार्टी जिसने महाआरती की बात कही थी बाला साहब ठाकरे जी ने, और एक पार्टी मुलायम सिंह जी ने कहा था मैंने 16 हिंदू मरवा दिए। इस कॉमन मिनिमम में कितना मिनिमम कॉमन था यह समझा जा सकता, और इसीलिए इनका वोट उस कॉमन यूनियन प्रोग्राम के बाद मिनिमम 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 होता चला गया। और एक बात भदौरिया जी से कह दूं, इन्होंने कहा कि महंगाई की बात, तो इस समय महंगाई की दर अभी भी, जबकि कुछ बढ़ी है, 6.7% है। मैं चुनौती से कहता हूं, आप कांग्रेस के और यूपीए के शासनकाल के 4 साल बता के जाइएगा जहां इससे मिनिमम रही हो, मुझे बता के जाइएगा। और भारत इस समय वर्ल्ड की बड़ी इकोनॉमीज में फास्टेस्ट ग्रोइंग है। चुनौती से कहता हूं, अपना 1 साल बता के जाइएगा जिसमें भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में फास्टेस्ट ग्रोइंग हो, तब बताइएगा। लेकिन सुधांशु, आज एक बड़ा विषय रहा है। राहुल गांधी ने जो एक मिमिक्री शो करा है, यहां करवाया है, जिसमें मोदी, प्रधानमंत्री मोदी और गौतम अडानी का था, उस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? हम सिर्फ यह कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने सदन की मर्यादा को बहुत तार तार किया है, और ये मैं दर्शकों से सब प्रमाण कहना चाहता हूं। आपने अमेरिका में जितनी फोटोएं देखी होंगी राहुल गांधी जी की, जब वो अमेरिकी संसद या कुछ संस्थानों बोल रहे थे, वहां कुर्ते पैजामे में थे, वहां टी शर्ट में नहीं थे जी। क्योंकि मुझे भी जानकारी है अमेरिकी संसद में बहुत साफ है, या तो आप अपनी एथनिक ड्रेस में हो सकते हैं क्योंकि वहां की मर्यादा है, या फॉर्मल ड्रेस में हो सकते हैं, सूट कोट में, इसके अतिरिक्त नहीं। मगर भारत की संसद में आप जिस ढंग से प्रधानमंत्री जी का दिखा रहे थे, मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, तस्वीर साफ हो गई, मुखौटा किसका है। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से कि इस समय यह विषय उठा था सोलर एनर्जी के ऊपर। सोलर एनर्जी पे मैं दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए, 90% सोलर सेल्स पे कब्जा चाइनीज कंपनी का है, 80% सोलर एनर्जी के सेक्टर पे कब्जा चाइनीज कंपनी का है। यदि भारत की, फॉरगेट अबाउट अडानी, भारत की कोई भी सोलर की कंपनी के मार्ग में बाधा आती है, तो मैं पूछना चाहता हूं जो मुखौटा दिखा रहे हैं उसके पीछे किसका बड़ा पॉइंट है। एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है सूत्रों के हवाले से। यह बहुत बड़ी खबर है व्यूअर्स। धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है विपक्ष, इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। टीएमसी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी ने प्रस्ताव पे दस्तखत कर दिए हैं। वाइस प्रेसिडेंट है देश के। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर है, जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है विपक्ष। यह बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है इस समय की। यह बड़ी खबर है क्योंकि लगातार धनखड़ को निशाना बनाया जा रहा था, उसके बाद यह अविश्वास प्रस्ताव एक बड़ी बात है। दूसरी बड़ी खबर एक आ रही है, दूसरी एक बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर है सोरोस के नाम पर बीजेपी का कांग्रेस पर जोरदार हमला है। सोनिया गांधी के नाम को लेकर कांग्रेस को घेरा है। जॉर्ज सोरोस डीप स्टेट का व्यक्ति है और जॉर्ज सोरोस भारत को डिस्टेबलाइज करना चाहता है। जॉर्ज सोरोस ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बकायदा ऑफर किया था कि वो कई मिलियन डॉलर खर्च करेगा मोदी की सरकारों को हटाने के लिए। यह बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। इस समय जॉर्ज सोरोस की सोनिया गांधी के नाम को लेकर कांग्रेस को घेरा है। तो फिलहाल आज के आर पार के एडिशन में इतना ही, लेकिन जॉर्ज सोरोस क्या कुछ कर सकता है, इसके वाकई बड़े दूरगामी प्रयास होंगे, क्योंकि डीप स्टेट क्या कर सकता है इसका लेटेस्ट एग्जांपल बांग्लादेश है। सोचिए बांग्लादेश में क्या हुआ है, जॉर्ज सोरोस वही भारत में करना चाहता है।